उपस्थित हूँ। आज एक विलक्षण प्रतिभा के धनी ऐसे व्यक्ति की कुंडली से आपका परिचय करा रहा हूँ, जो उड़ीसा में, बॉलीवुड में और कई तरीके के रीजनल गाने गाए हैं जिन्होंने। नाम है इनका आशुतोष मोहंती। उड़िया के ये बड़े अच्छे जो हैं वो सिंगर हैं, गाना गाते हैं। संगीत इनकी बड़ी अच्छी है और संगीत की रुचि इनको बहुत आगे लेके गई है। स्थापित हैं, बहुत ही प्रबुद्ध हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये आदर बहुत अच्छा करते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि फैमिलियर बहुत है। बहुत ही जल्दी किसी को अपना बना लेना इनके अंदर एक स्वाभाविक गुण मैंने इनसे बात करके देखी। शुरू करते हैं इनकी कुंडली का अध्ययन। आप इनको सर्च कर सकते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। इंटरनेट पे इनके बहुत सारे गाने पड़े हैं और ये दिखने में तो अच्छे हैं ही, स्वभावगत बहुत अच्छे हैं। क्यों ऐसे हैं, आइए अध्ययन करते हैं इनकी कुंडली का। भाद्रपद माह 1987 में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति थुलथुल होता है। थुलथुल मतलब भरे पूरे हृष्ट पुष्ट शरीर का। दक्षिणायन श्रावण माह और भाद्रपद में जन्मे होने के कारण एक बड़ी अच्छी बात यह है कि व्यक्ति सुख में और दुख में हमेशा एक जैसा रहना चाहता है। वो अत्यधिक आत्मविश्वास से युक्त कभी कभी हो जाता है या कभी कभी घमंडी हो जाता है, पर ये कभी कभी वाली बात है। पर बेसिकली जो नेचर है वो व्यक्ति का बिल्कुल भी किसी को हर्ट करने का नहीं है और किसी के ऊपर भारित होने का नहीं है। ये एक नेचर है और हमेशा ही एक जैसा रहना चाहता है। वो चाहे कितनी ही ऊंचाइयां छू ले, वो जमीन से और रूटेड होता है, बंधा होता है, जुड़ा होता है। सुविधाओं के पीछे भागने वाला, क्योंकि भाद्रपद माह में जन्मे हैं इस वजह से सुख और दुख में एक जैसा रहने वाला। अब दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी। ये एक सामान्य सी बात है और दिमाग में विचार भी बनेंगे क्योंकि वर्षा ऋतु का जन्म है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के जन्मे होने के कारण यहाँ पे जो उत्पादक क्षमता है विचारों की वो तो चलो ठीक थी, पर यहाँ संतान का सुख मिल जाता है और व्यक्ति कई बार बहुत ही एग्रेसिव होकर के कई बार चीज़ों को बोल देता है, जिसके कारण कई बार लोग इससे कट जाते हैं। तो ये कभी कभी जब महीने में एक बार, दो बार, दो चार दिन के लिए ऐसा होता है तो आपको इस पे काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। शनिवार के जन्मे होने से कई बार जीवन में कुंठा से व्यक्ति ग्रसित होता है, जहाँ वो जितना उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, या जो एक्सपेक्टेशन जो जीवन से वो बना करके या लगा करके बैठा है वो चीज़ें कई बार नहीं मिलती हैं। इस कारण से व्यक्ति को कई बार मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ों को अक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भागना पड़ता है। ऐसा हो सकता है, पर वो इसलिए भी होता है कि कई बार आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है ये भी मायने रखती है। निकट आइए। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति खुद का काम करे, खुद का व्यवसाय करे, सरकार से जुड़ करके काम करे तो बहुत अच्छा रहे। और मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति को कभी भी धनहीन नहीं बनने दे। व्यक्ति के पास सुविधाओं की, व्यक्ति के पास सुरक्षा की, व्यक्ति के पास सामाजिक स्टेटस की कभी भी कोई कमजोरी और इसमें किसी भी तरीके की सेंध नहीं लगी होती है। वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे वो बिल्कुल सुरक्षित है। गंड योग में जन्मे होने से कभी कभी दुर्दिन देखने पड़ते हैं। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति के पास साहस है, बल है, पराक्रम है, आप हो। और आप ये कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वस्तुतः आप सिंह लग्न के हैं और ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है कि आपकी कुंडली के लग्न के में ही जो है वो 5 नंबर की राशि बनी है, जो यश, कुल, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, प्रेम और ऐश्वर्य इन सब चीजों को देने वाली, सामाजिक प्रतिष्ठा को देने वाली, साहस को देने वाली, अत्यंत पराक्रमी बना देने वाली, धैर्यवान और धैर्य से युक्त व्यक्ति कभी कभी भले ही नहीं होता है क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर का हो जाता है सिंह से युक्त होने के कारण, पर वो कई बार जो है वो अपने ही काम को लेकर के सुस्त भी हो जाता है। सरकार से आपको हमेशा लाभ मिलेगा क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं और उसको गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है। इस कुंडली के लिए जो है वो मिथुन राशि और धनु राशि, मिथुन राशि, धनु राशि और मेष राशि अच्छी होगी। मिथुन राशि, धनु राशि और मेष राशि अच्छी होगी। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए थोड़े कमजोर होंगे, जैसे वृषभ राशि और उसके बाद मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, और ये राशियां कुछ कमजोर होंगी। पर वस्तुतः आपकी कुंडली के लिए एक तारीख बहुत अच्छी हो सकती है, एक अंक बहुत अच्छा होगा, रविवार का दिन अच्छा होगा। नक्षत्रों में पुनर्वसु कोई भी काम शुरू करना हो, पुष्य, अनुराधा, श्रवण, रेवती, और उसके बाद आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़, उसके बाद अश्विनी,
ये कुछ नक्षत्र अच्छे बन रहे हैं, पर आप कमजोरी में क्यों गए हैं इस दशा काल में? सूर्य, बुध और शनि जो है वो तीनों आश्लेषा में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति का आत्मबल कई बार निगेटिव हो जाता है। और इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो वस्तुतः तटस्थ है। मतलब तटस्थ कहने का मतलब है कि वो साहचर्य के नियम का पालन करते हैं। मतलब क्या है ये? मतलब ये है इसका कि वो ग्रह पूर्णतया अपने ऊपर आश्रित नहीं है। मतलब वो दो चीजों से प्रभावित होकर के परिणाम करेगा, या तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत बुरा हो जाएगा। और आपकी कुंडली में वो पॉजिटिव ही है, मतलब वो सकारात्मक है, शुभ ग्रह बन रहा है। पर वस्तुतः चंद्रमा यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति होने के कारण यहाँ पे साहचर्यता के आधार पर आपकी कुंडली में गौर से देखिए तो इनके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। कोई भी ग्रह इन्हें देख नहीं रहा, चंद्रमा को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, पर शनि की दृष्टि जा रही है। जो शनि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, मतलब इस कुंडली के लिए मारक होते हैं शनि, और सामान्यतः साहचर्य के नियम के आधार पर शनि के मारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से यहाँ पे गुरु और चंद्रमा दोनों कभी कभी पापक परिणाम देने लगते हैं। गंभीरता को समझिए, ये कुंडली को समझना है कि आखिर जीवन में जब कभी भी समस्याएं होंगी तो क्यों होंगी। क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव के अधिपति होते हैं और अष्टम के कारक शनि आपकी कुंडली में गुरु को देख रहे हैं। तो आयु की वृद्धि होती रहे, आयु मिले, व्यक्ति जो है वो सामाजिक स्टेटस भी उसका कभी भी कमजोर ना हो, उसके रिसर्च की क्षमता बड़ी अद्भुत होती है, बहुत ही जल्दी पकड़ता है और डीप थॉट एनालिसिस करता है, छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेता है और कॉपी करने में माहिर है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहां पे व्यक्ति का धर्म पक्ष जागृत होगा, निंदनीय नहीं है, कभी भी किसी का अनादर नहीं कर सकते, गारंटी दे सकता हूं। गारंटी है कि ये जातक कभी भी किसी का अनादर नहीं करेगा और समाज को जितना देना चाहता है वो उतना दे देता है। लेने की कोशिश कभी भी ना करे, हमेशा ही सबकी जो है वो सबकी मदद करने के लिए तत्पर और तैयार रहे, और हमेशा ही सबके भाव को समझने वाला होता है, सबको सबके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होने वाला होता है। कभी भी इनके माथे पे जो है वो आधुनिकता का बोझ नहीं लगेगा और आधुनिकता का दबाव काम नहीं करेगा। संपूर्ण सुविधाओं से जुड़े होने के बावजूद भी व्यक्ति सबको केयरफुल नेचर का होता है, सबको शांति से साथ लेकर के चलने वाला, सभी धर्मों का सामान्यतया समान आदर करने वाला और पुष्टित विचारों का होता है, धर्मज्ञ होता है, कर्तव्य परायण होता है, धर्मनिष्ठ होता है, सुपर नेचर का होता है। गुरु का प्रभाव लग्न पे होने के कारण और चंद्रमा के साथ बैठने के कारण, अगर ये गुरु चंद्रमा यहां नहीं बैठे होते तो निस्संदेह ये भाग्य को थोड़े बहुत कमजोर नहीं करते। पर आप जरा गौर से समझिएगा तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जो है वो उठ करके नवम भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, जो कि 12वें के अधिपति हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति व्यय से पीड़ित हो जाता है, उसके जीवन में भाग्य का व्यय होता है, भाग्य कई बार साथ नहीं दे, या कई बार अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है जो अंतिम स्टेज में है, अंतिम चरण में है, इस कारण से कि वो शनि की दृष्टि से अपने आप को प्रभावित कर रहा है, गुरु से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि गुरु भी अब अंतिम में है, तो गुरु जो है वो भी आपको आपकी कुंडली में कई बार पापक परिणाम देने लगते हैं। पापक मतलब क्या है कि वो जातक अब आपकी कुंडली में शुभता छोड़ रखा है और अशुभ लक्षणों का, पापक प्रभावों को देने वाला बन रहा है, जहां व्यक्ति के जीवन में सबको आपको सब कोई आपसे कट जाए, सब कोई आपसे हट जाए, ऐसा भाव विकसित होता है। और कई बार आपके काम बनते 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 जाके बिगड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? दरअसल ज्योतिष आपको यही बताने का काम करता है, ज्योतिष जैसे विषय की महत्ता यहीं पे आकर के खत्म हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि ऐसा क्यों और कब तक। इसके अतिरिक्त उपाय के नाम पे तो बस खाली यूं चीजें होती हैं। तो मेरे कहने का जो मूलतः अर्थ ये है कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, इनको समझना होगा कि अभी आप चंद्रमा की दशा में हैं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 12वें नहीं है, वो जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है, यहाँ पे शनि बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे किसी मैं ये बात जो बोल रहा था कि शनि की दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि शनि तो यहाँ बैठे शुक्र हैं, ये देखने में गलती हो गई। तो वस्तुतः इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी प्रकार से जो है वो पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। और वस्तुतः आप जरा ध्यान से समझिए तो वो परस्पर इस वजह से मारक हो रहे हैं क्योंकि वो सामान्यतया 12वें भाव के अधिपति होते हैं। अब यहाँ पे इस बात को और भी समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, और उसके चौथे घर में तीन तीन ग्रह बैठे हैं, जहां सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध का 12वें बैठना व्यक्ति को लीगेसी से युक्त कर देता है और उसके व्यय बने रहते हैं।
अपनी दशाओं में, तो शुक्र की दशा में व्यक्ति का व्यय बढ़ जाता है और इनकम कम हो जाती है, क्योंकि आपकी कुंडली में गौर करिए तो ये दशम भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ बैठ करके 12वें जा रहे हैं, जो व्यक्ति को कई बार ऋण वगैरह में डालने के पीछे लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से जातक को ऋण में डाल दिया जाए। पर एक बात और बताता हूं, मैंने जो ये बात कही थी कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो वस्तुतः इस वजह से ये दशा आपको कमजोर कर रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ 12वें भाव के अधिपति अब यहाँ पे ये दारिद्र दोष का निर्माण करेंगे और इस कारण से आपकी समस्या जो है वो बढ़ रही है। वस्तुतः आप जरा गौर करें तो जो गुरु और चंद्रमा बैठे हैं नवम भाव में, ये आपकी कुंडली के लिए कई बार अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण कमजोर करेंगे। इस भाव का आप संपूर्ण लाभ इस वजह से भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसके ठीक पीछे राहु बैठे हैं, और वो राहु जन्म कुंडली में अष्टम भाव के सप्तम भाव के और छठे भाव के अधिपति शनि को देख ले रहे हैं, जिसके कारण जो संपूर्ण मानसिक सुख होता है या फिर संपूर्ण सुख होता है भवन का, भूमि का, वाहन का, इन सब चीजों के सुख में थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी देखने को मिल जाती है। ये कब हो? जब आपकी कुंडली में शनि मंगल राहु केतु की दशा हो, मंगल नहीं कहूंगा, शनि राहु केतु की दशा हो, और साथ ही साथ छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति की दशा हो। गौर करिए, 12वें भाव के अधिपति की दशा में राहु भी आपकी कुंडली के मानसिक शांति को भंग करने का काम करेंगे, और वस्तुतः वो आपके घर के परिवार के अंतर्गत के जो जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, या उनसे आपको मांगना पड़ता है, या उनके ऊपर आपको निर्भर होना पड़ता है, या कई बार इसके कारण कि व्यय कहाँ से इकट्ठा करा जाए, आय कहाँ से इकट्ठा करा जाए, व्यय को संतुलित कैसे किया जाए, आय को कैसे इंक्रीज किया जाए, इस बात पे कमजोरी पड़ जाती है और इस बात का भय सताता रहता है और व्यक्ति इस चीज से परेशान रहता है। ये इसके ही कारण हो रही है चीजें, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, और चंद्रमा के ऊपर जब किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा तो निसंदेह वो परेशान होगा। वस्तुतः आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके माता, आपके पिता, इन सब लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसकी कभी भी कोई समस्या मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि उसकी कभी कमजोरी होने वाली भी नहीं है। इसके बाद जैसे ही मंगल की दशा आएगी, आपने गौर नहीं किया, आपका लग्न 26 डिग्री का बना है जो उत्तरोत्तर कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, और लग्न जो बना है वो उत्तरा फाल्गुनी का बना है। अब ध्यान से समझिए, तो आपके लग्नेश बने सूर्य और लग्न के अधिपति बन गए सूर्य, लग्न के अधिपति, और 26 डिग्री का लग्न, 26 डिग्री का लग्न बना, और ये लग्न बना है उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण का, जिसके अधिपति होंगे स्वयं सूर्य ही हो जाते हैं। और लग्नेश बने सूर्य और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है, ऐसी अवस्था में कि ये सूर्य और इस चरण के जो अधिपति होते हैं, लग्न के अधिपति कौन बने? सूर्य बने। लग्न के अंतर्गत जो नक्षत्र बना वो कौन सा बना? सूर्य का बना, उत्तरा फाल्गुनी। पर इस चौथे चरण के जो अधिपति होते हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण के जो अधिपति होंगे वो आपकी कुंडली में जो है वो शुक्र बनेंगे। अब इस आधार पर कि आप अपनी कुंडली को जरा स्पष्टतया समझने का प्रयास करिए, तो वो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा कई बार कमजोरी वाली होती है, और इस दशा काल में व्यक्ति को कुछ और भी करना पड़ता है। मैं इस जो आपके सामने जो कुंडली देख रहा हूं, इसमें यही बात दिख रही है कि आपकी कुंडली में कम से कम मंगल जिस डिग्री पे बैठे हैं 1 डिग्री पे हैं, जो बुध हैं वो जो बैठे हैं वो 22 डिग्री 33 कला पे हैं, उसके बाद आपकी कुंडली में शुक्र जो जन्म कुंडली में 25 डिग्री के हैं, और सूर्य जो है वो 28 डिग्री पे हैं। सूर्य ने क्रमशः शुक्र को, बुध को और मंगल को सबको अस्त कर रखा है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का जो भाग्य भाव है ये अस्त होगा, उसके बाद दशम भाव अस्त होगा, उसके बाद चतुर्थ भाव अस्त होगा। इसके कारण कि जब ग्रह अस्त हो जाए तो वो अपने कारक क्षेत्रों का प्रभाव देता रहेगा। इसका मतलब है कि आपके पास ऊर्जा की कमी नहीं है, साहस की कमी नहीं है, और आपके अंदर क्रिएटिविटी की भी कमी नहीं है, लेकिन भाग्य भाव कमजोर हो सकता है। दशम भाव के अधिपति कमजोर हैं या अस्त हैं, इस वजह से कई बार उनमें जो है वो सेंध लग जाती है और मानसिक शांति भंग हो जाती है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपको एक बात बता दूं, तो आपकी कुंडली में मंगल की दशा में फिर से आपको एक बार फिर से लाभ होने के संकेत मिल रहा है। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि मंगल लग्न में यहां बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो मघा नक्षत्र का अधिपति केतु धन भाव में बैठे हैं, ये अच्छी बात होती है। यहाँ पे भी जो है वो मंगल आपकी कुंडली में त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ भी कारक होते हैं।
और वही मंगल यहाँ पे भी लग्नेश होके जाकर के जन्म कुंडली में मित्र की राशि में यहाँ भी चंद्रमा के साथ सुख के निर्माता बन रहे हैं और व्यक्ति अपने गायन के क्षेत्र में ही एक बार फिर से हासिल करता है और कई बार वो अपने मन से उसको भले छोड़ दे पर संगीत उसे कभी छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो योग बना हुआ है वो पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव के अधिपति का चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठना और व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत आगे होता है, सामाजिक छवि उसकी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही नेचर का अच्छा होता है और उसके पास हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। अलग बात है कि कभी कभी आप लोगों से कट जाते हैं, आप ही लोगों से कट जाते हैं। वस्तुतः आपकी अभी भी जो पहचान है, जो रिकॉग्निशन है, वो अभी भी कम नहीं हुई है, अभी भी बिल्कुल ठीक है और वो कभी भी उसकी जो चमक है वो धुंधली नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अभी दशा थोड़ी कमजोर है, इस वजह से आपको कई बार काम बदलना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। पर वस्तुतः एक बार फिर से 2023 के करीब में और मार्च के करीब में आपकी स्थिति फिर से वापस पटरी पे आने वाली है और मैं समझता हूं कि वापस आप एक बार फिर से अपनी उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। दो तीन बात और कह दूं, अगर ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना ओपनली जो है वो अपनी कुंडली को दिखा रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और ये सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपको इस पे भरोसा है, इस चीज़ पे आपको जो है वो इस बात को लेकर के आपने भरोसा कर रखा है कि ये चीज़ मुझे कुछ अच्छी राह दिखा सकती है, अच्छी चीज़ें बता सकती है, कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है, ये कहने का मतलब है। तो ये आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है। दशमांश कुंडली ठीक बनी है, आप अगर चाहें तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से ये क्षेत्र ठीक है। पंचम भाव के अधिपति गुरु मंगल को देख रहे हैं, गुरु मंगल का संबंध बनेगा, नवम पंचम के हैं, ये खराब नहीं है। तो व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध को देखते हैं तो वो भी जो है वो बुध जन्म कुंडली में नवम भाव से केंद्र में है, पंचम भाव से षडाष्टक में है, इस वजह से कभी कभी कमजोरी होती है, लेकिन पंचम के अधिपति से केंद्र में होने के कारण डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कभी कभी कमजोर हो सकती है। इस वजह से निर्णय लेने से पहले हमें विचार कर लेने की आवश्यकता जरूर होगी। आपकी कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा बलवान है, शनि सबसे ज्यादा बलवान है, सूर्य सबसे ज्यादा बलवान है, इस वजह से आपको सरकार से कभी भी नुकसान होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं और नुकसान होगा भी नहीं। हाँ, एक दफा जब राहु की दृष्टि जब चलेगी, मंगल के बाद राहु की दशा जब आएगी या मंगल में राहु आएंगे, तब हो सकता है कि आपका व्यय बढ़े, आपके खर्च के जो है वो तरीके फिर से बदल जाएं। उस समय आपको एक बार फिर से जो है वो छोटे मोटे वक्तों से गुजरना पड़ता है और काफ़ी जो है वो उस समय थोड़ी सी समस्या दिख रही है। राहु में मंगल या मंगल में राहु, ये स्थिति दिखेगी जहाँ पे आपको सरकार से कई बार काम मिलने बंद हो सकते हैं या कई बार टफ टाइम गुजारना पड़ता है। राहु और मंगल का संबंध आपकी कुंडली में देखें तो बन तो नहीं रहा, पर वस्तुतः ये षडाष्टक में है, इस वजह से कमजोरी भी है और राहु का संबंध शुक्र से, सूर्य से और बुध से, तीनों से बन रहा है। इस वजह से कई बार मानसिक शांति भंग होती है, कई बार व्यक्ति जो होता है वो वहां पे बहुत ज्यादा सोचने लगता है और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेसिव फील करता है। राहु की दशा में, मंगल की दशा में काम मिले, भाग्य का बल बढ़े और मंगल की दशा आपकी कभी भी कमजोर नहीं जाएगी। इस मंगल की दशा में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करके सामाजिक छवि विकसित करनी चाहिए, समाज के लिए कुछ काम करके आप राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव सूर्य के साथ है और गुरु का प्रभाव मंगल को देख रहा है, साथ ही साथ शनि का प्रभाव दशम भाव से बन रहा है। तो इस क्षेत्र में भी आप अगर चाहें तो बिल्कुल ही काम कर सकते हैं, इसके भी योग आपकी कुंडली में है। एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, गुरु अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, इस आधार पर आपको जो भी काम करना चाहिए कई बार अश्विनी नक्षत्र को छोड़ देना चाहिए अगर ये स्थिति बने तो। अगर जन्म स्थान से आप उत्तर पश्चिम दिशा में अगर जाना चाहें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपकी कुंडली के लिए लग्न में जो है वो भाग्य भाव के अधिपति का बैठना और भाग्य के कारक का देखना, ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग बनाएगा। लग्न में मंगल का बैठना उत्साही, राजधर्म का पालन करने वाला और जिम्मेदारियों का सुगमता पूर्वक और अच्छे तरीके से निर्वहन करने वाला बना देगा। साथ ही आपको सेनापति की भूमिका में ले जाकर स्थापित करने वाला और अपने ऊपर लोगों के भार को सहन करके उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला बना देता है। धन भाव के अधिपति का 12वें में जाना धन भाव की समस्या कई बार विकसित कर दे। राहु और मंगल, शनि मंगल राहु केतु की दशा में थोड़ी सी समस्या होती है, ये पापक ग्रह हैं, इनको झेलना पड़ता है। तो मंगल की दशा में धन संचित करिएगा और मंगल की दशा में कई बार जो है वो धन को खर्च करने से रोकना चाहिए, अपने व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। उस समय मंगल में बुध आएंगे तो काम भी अच्छा चलेगा। शुक्र की दशा आपके पराक्रम
आपकी कुंडली में आपसे ज्यादा वो खींचते हैं, क्योंकि पराक्रमेश मंगल तो पहले ही अस्त है और पराक्रम के कारक मंगल अस्त हो गए और पराक्रम के अधिपति 12वें चले गए, वो भी अस्त हो गए। इस वजह से मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है हर बार। मेहनत करके भी जो है वो कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता है, या कई बार वो उसको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं मिल पाती है। चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल लग्न में बैठे हैं, इस वजह से समाहित है आपका मन शांत है, आप बिल्कुल मेंटल पीस वाले व्यक्ति हैं, आपको मानसिक शांति ज्यादा भाती है और वो आपको मिलेगी भी, पर वो भंग हो रही है शनि के कारण। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, विशेषतया उनकी हड्डियों की बीमारी आपको परेशान कर सकती है, रक्त से संबंधित समस्याएं आपको मिल सकती हैं आपकी माता जी को। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर नेत्रों में समस्या कई बार होती है और कई बार चमड़ी से संबंधित भी समस्याएं बनती है, इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा होता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। पंचम भाव के अधिपति का नवम में जाना सर्वश्रेष्ठ और व्यक्ति को पूर्वजों का, पितरों का, अपने से बड़ों का, ये सबका सम्मान और आदर और उसका आशीर्वाद मिलता रहता है। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलती रहती है। छठे भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना सरकार से सहयोग और व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलता रहे। व्यक्ति का धन कभी भी हड़पे ना कोई और व्यक्ति का धन हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। माता पिता का सहयोग मिलता रहता है और माता से लाभ भी, और माता जेहन में समाई रहती हैं, हमेशा ही उनके पास आपके लिए कुछ ना कुछ होता है। सप्तम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना ये अच्छा होगा, दाम्पत्य और पत्नी का संपूर्ण सहयोग मिलता है और व्यक्ति अपने बल पर अपने धन के बारे में कभी किसी से चर्चा मत करिए, अपने स्टेट के बारे में कभी किसी से चर्चा मत करिए। अपने जीवन में अंतिम समय के लिए कुछ बचा करके अवश्य ही रख लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो धन बचा करके रख लेना चाहिए। किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको बढ़ना चाहिए जहां से आपको रेगुलर बैठ करके धन मिल सके, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के मंगल लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति किराएदार भी रख सकता है, कुछ ऐसी स्थितियां किराए से भी धन कमा सकता है। क्लियर है। छठे भाव के अधिपति का भाग्य में जाना थोड़ी सी कमजोरी, मैंने ये बात कही है, गुरु चंद्रमा का। वस्तुतः में वहां पे जो है वो मुझे लगा कि ये शनि यहाँ बैठे हैं, पर वस्तुतः वो शनि नहीं है, वो शुक्र थे। लेकिन मैंने उनकी दृष्टि की जो बात कही थी वो इस वजह से गलत है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही होगी कि चंद्रमा साहचर्य का नियम पालन करेंगे और आपको पापक प्रभाव देने वाले बनेंगे, ये बात पक्की है। अंतिम दशा विशेषतया, क्योंकि वो अंतिम में अभी गुजर रहे हैं, इस कारण से। भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में बैठना भाग्यशाली और धर्म का जीवंत होना, धार्मिक हो, अपने धर्म के लिए और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए हमेशा ही आगे बढ़ करके विरोधियों का जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो विरोध करिए और अपने धर्म को हमेशा आगे रखिए। अपने माथे पे हमेशा ही धर्म को धारण करके रखना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का 12वें जाना, थोड़ी दूर भी अगर जाकर के काम करने की स्थिति बनती हो तो बिल्कुल स्वीकार करिए, उसमें भी शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, अब बाहर निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इनके पास कला है तो इनको, वैसे एक बात बता दूं तो आजकल जो है वो मैंने इनको कहा है कि आप अगर चाहें तो बॉलीवुड में भी आपकी जो है वो काम बनने के संकेत मिल रहे हैं, जहाँ पे मंगल की दशा में कई बार बहुत अच्छे लेवल पे काम मिल जाती है। आपको उस तरफ भी बढ़ना चाहिए और निस्संदेह वहां जाना चाहिए, ये बात भी दिखती है। एकादशवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न जो है वो 12वें बैठना, ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति बन रही है, व्यक्ति को मिल जाएगी, पर वो कमजोर है क्योंकि सूर्य 12वें है। इस वजह से जो व्यक्ति चाहता है कई बार वो उतना नहीं मिलता है, लेकिन व्यक्ति का काम है, व्यक्ति का कर्म होता है कि आप लगातार जो है वो परिश्रम करते रहिए, अपने आप को प्रूफ करते रहिए, क्योंकि अगर ये आत्मबल कमजोर हो रहा है, धन आने के संकेत कमजोर हो रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि व्यय बढ़ रहा है, राहु शुक्र की दृष्टि को देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं और सूर्य को भी देख रहे हैं, और कई बार व्यक्ति इमोशन से युक्त होकर के अपना व्यय करवा देता है। जहां व्यक्ति सामने वाला कोई मुंह बना दे तो आप अपनी जेब ढीली कर देते हैं और उसको दे देते हैं और अपने बारे में नहीं बोलते, या कई बार अपने बारे में व्यक्ति विचार ही नहीं करता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो भोजन करने के बाद आलस्य कर देता है और कहता है कि आज का काम कल करूंगा, कल का काम परसों करूंगा, ऐसे उसके काम लटकते जाते हैं। दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं है, सूर्य यहाँ बैठे हैं मित्र की राशि में और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में वृषभ राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति इससे केंद्र में, और मंगल का प्रभाव यहाँ पे, प्रेम हमेशा बना रहे, इसकी कमजोरी नहीं है। चंद्रमा स्वग्रही है, ये स्थिति ठीक है। यहाँ के लिए चंद्रमा अच्छे थे, यहाँ के लिए थोड़े कमजोर हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में पत्नी जो होती है वो बहुत ही धार्मिक और समझदार होती है और हमेशा ही आपके लिए समर्पित रहने वाली होती है। दाम्पत्य का सुख और पति पत्नी के साथ बच्चों का सुख भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, मैं उसमें भी कमजोरी नहीं कहूंगा। बच्चे बुद्धिमान और इमोशनल होते हैं क्योंकि चंद्रमा के साथ पंचम भाव के अधिपति बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि उनको एक अलग तरीके की ख्याति भी मिल जाती है, जो हो सकता है कि आपके स्वप्न को पूरा करें, ऐसी भी स्थिति देख रहा हूं। इस कुंडली में जो ग्रह परिणाम करेगा उसके आधार पर सूर्य बहुत अच्छे परिणाम करेंगे, चंद्रमा आधा अच्छा आधा बुरा, मैंने बात कही थी। मंगल बहुत अच्छे परिणाम, बुध कमजोर परिणाम करेंगे
और वो कमजोर हैं भी। बुद्धिमत्ता को कमजोर कर देते हैं और कई बार व्यक्ति को वो क्षमता और वो विकास नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। ये बुद्ध की कमजोरी। गणेश जी की पूजा करनी होगी। गुरु शुभदायी हैं, अच्छे हैं और वो बैठे भी ठीक हैं, पर वो अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से कभी कभी पापक परिणाम भी उनका देखने को मिलेगा, जिसके कारण व्यक्ति को भाग्य का लाभ कमजोर मिल जाता है। शुक्र, शनि और राहु आपकी कुंडली के लिए कमजोर हैं। इस वजह से इनकी दशाएं चाहे अंतरदशा में हो, चाहे प्रत्यंतर में हो, चाहे महादशा में हो, कमजोर जाती है। केतु की दशा आपके लिए लाभदायक होगी, केतु की दशा खराब नहीं है। राहु की दशा कमजोर जा सकती है, उस समय आपको एक बार संपर्क करना होगा। तब तक के लिए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली के लिए आप अगर चाहें तो पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं, जामुन का वृक्ष लगा सकते हैं, जल संचयन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा के लेवल पे आपको बहुत ज्यादा जल्दी ही तुरंत ही आपको पुरस्कृत करवा दे समाज से, और श्रेष्ठ जो है वो लेवल पे ले जाकर के आपको स्थापित करते हैं। मतलब राजनीतिज्ञ बनने का योग आपकी कुंडली में भी ज्यादा देखता हूं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जरूर बताइएगा कैसा लगा विश्लेषण, इसका फीडबैक, और साथ ही साथ तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।